हेलो एवरीवन। यूजी पार्ट 3 पेपर है 7 और टॉपिक है सन्यात सेन एवं उनके सिद्धांत। सन्यात सेन का जन्म दक्षिणी चीन के क्वांग तेंग प्रांत के चोय हंग नामक एक छोटे से गांव में 12 नवंबर 1866 ईस्वी को हुआ था। 1879 ईस्वी में 13 वर्षीय सन्यात सेन ने हवाई द्वीप के होनोलुलु में अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक पाश्चात्य पद्धति के स्कूल में आरंभ की। सन्यात सेन पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाकर चीन में सुधार लाना चाहते थे, अतः उन्होंने एक शिक्षा समिति का आगे चलकर गठन किया। इस समिति ने अपना सुधार कार्यक्रम मंचू शासकों के सामने रखा, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। अब शिक्षा समिति ने अपने सुधार कार्यक्रम को लागू करवाने के लिए क्रांतिकारी उपायों की सहायता ली और कई गुप्त समितियों का गठन किया गया। मंचू सरकार ने सन्यात सेन एवं उनके कई क्रांतिकारियों को साथियों को मृत्युदंड देने का आदेश भी दिया, किंतु डॉक्टर सेन किसी प्रकार से बचकर देश छोड़कर जाने में सफल हो गए। सेन ने देश से बाहर रहकर भी क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया और चीनी जनता को गणतंत्र का आदर्श पाने के लिए प्रेरित किया। होनोलुलु, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क इत्यादि स्थानों से होकर सेन 1896 में लंदन पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर सेंट ली के सहयोग से ही सेन को मुक्ति मिल सकी और वे भागकर सिंगापुर पहुंच गए। बाद में हांगकांग जा पहुंचे, किंतु चीनी सरकार द्वारा उन पर 7.5 लाख चीनी पौंड का इनाम घोषित करने के कारण उन्हें पुनः सिंगापुर लौटना पड़ा। अपने क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए डॉक्टर सन्यात सेन 1905 ईस्वी में जापान पहुंच गए, जहां उन्होंने अपनी क्रांतिकारी संस्था शुंग मेंग हुई का गठन किया। जापान की राजधानी टोक्यो में सन्यात सेन ने पीपुल्स पेपर नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया, जिस पर जापानी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। उन्हें जापान से निष्कासित कर दिया गया। अब फ्रांसीसी उपनिवेश टोंकिन में सेन ने अपना नया ठिकाना बनाया और यहीं रहकर 1907 में मंचू सरकार को उखाड़ने का एक असफल प्रयास किया। अक्टूबर 1911 ईस्वी की गणतांत्रिक क्रांति के समय डॉक्टर सन्यात सेन अमेरिका में थे। उन्होंने शीघ्र ही कैंटन पहुंचकर क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। थुंग मेंग हुई दल के प्रस्ताव द्वारा नानकिंग में एक गणतांत्रिक सरकार की स्थापना की गई, जो कालांतर में हुआन सिकाई के साथ समझौता के कारण भंग हो गई। डॉक्टर सन्यात सेन चीन के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं राष्ट्रीय एकीकरण के लिए विदेशी सहायता को आवश्यक मानते थे। सन्यात सेन के विचारों की झलक उनके द्वारा प्रस्तुत 3 सिद्धांतों में मिलती है और यही 3 सिद्धांत आगे चलकर कुओमिंतान दल का आधार बने। सन्यात सेन द्वारा प्रस्तुत 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, राजनीतिक लोकतंत्रवाद और आर्थिक लोकतंत्रवाद। राष्ट्रवाद। सन्यात सेन चीन की समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रवाद के विकास को अनिवार्य मानते थे। चीन अपनी सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासतों के बावजूद राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओतप्रोत नहीं हो सका था। कन्फ्यूशियसवाद व अन्य प्राचीन परंपराओं के प्रभाव में आने के बावजूद चीन में संयुक्त परिवार प्रणाली की जड़ें गहरी जम चुकी थीं और ये कृषि आधारित संयुक्त परिवार अपनी सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को परिवार और गांव के दायरे में ही सीमित रखते थे, जिसके कारण राष्ट्रीयता जैसी भावनाएं पोषित नहीं हो पाती थीं। प्रांतीय शासकों ने अत्यधिक स्वायत्तता हासिल करके अपनी शक्तियों एवं आभामंडल को इतना विस्तारित कर लिया कि वे स्थानीय जनता के लिए एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। डॉक्टर सेन ने अपने जीवन की शुरुआत से ही चीन में राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए अथक प्रयास किए। उनका मानना था कि चीनी लोग बालू के कणों के समान हैं, जो एक दूसरे से अलग बिखरे पड़े हैं और यह बिखराव देश की जनता के लिए घातक है। सन्यात सेन ने विदेशी साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए चीन में जातीय एवं प्रांतीय भावनाओं को राष्ट्रीयता की भावना में समाहित एवं एकीकृत करने पर बल दिया।
उन्होंने राष्ट्रवाद को सीमेंट के रूप में परिभाषित किया, जो बालू के बिखरे चीनी लोगों को बालू के समान बिखरे मजबूती से जोड़ सकता है। राजनीतिक लोकतंत्रवाद। सन यात-सेन ने शुरुआत से ही चीन में राजतंत्रीय शासन का विरोध किया और चीन की दुर्दशा के लिए मांचू शासन को उत्तरदायी माना। सन यात-सेन के अनुसार कानून, कार्य, न्याय, परीक्षा व नियंत्रण की 5 विधियों के आधार पर ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी जानी चाहिए। 1911 ईस्वी की गणतांत्रिक क्रांति ने राजतंत्र को समाप्त तो कर दिया, किंतु गणतंत्र की जगह सैनिक तानाशाही ने ले ली थी। अपने अधूरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही सन यात-सेन ने कैंटन में अपने समानांतर गणतंत्रीय सरकार की स्थापना की थी। उन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए चरणबद्ध योजना तैयार की। इस योजना के प्रथम चरण में राजतंत्र को समाप्त करके आंशिक सैनिक शक्ति के प्रयोग से शांति स्थापना करने का कार्य होना था। द्वितीय चरण में जनता को शिक्षित एवं जागरूक बनाना एवं स्थानीय स्वशासन को लागू करना, जबकि तीसरे चरण में केंद्रीय शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र की स्थापना की जानी थी। सन यात-सेन इस पूरी योजना को क्रियान्वित करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की समयावधि जरूर मानते थे। वे जनता के शासन में अधिकाधिक सहभागिता के समर्थक थे। आर्थिक लोकतंत्रवाद। सन यात-सेन का आर्थिक कार्यक्रम अधिक स्पष्ट नहीं हो सका था। उन्होंने वर्ग संघर्ष एवं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जैसी मार्क्सवादी अवधारणाओं को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने अमेरिकी लेखक हेनरी जॉर्ज के उस विचार को अपनाया था कि सरकार को पूंजीपति वर्ग पर अधिक मात्रा में कर आरोपित करना चाहिए ताकि वे अनावश्यक रूप से पूंजी का संचय न कर सके। उन्होंने साम्यवादियों की इस विचार से असहमति दर्शाई कि भूमि को समान रूप से सभी के बीच बांट देना चाहिए। सेन का मत था कि भूमि केवल जोतने वालों के बीच बांटी जाए। उन्होंने चीन की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर आर्थिक समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। वे किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकारी सहायता व प्रोत्साहन को अनिवार्य मानते थे। वास्तव में सन यात-सेन के आर्थिक सिद्धांत व कार्यक्रम कभी निश्चित रूप से सामने नहीं आ सके और इसी कारण उनकी मृत्यु के बाद आर्थिक प्रश्नों पर मतभेद पैदा होने के फलस्वरूप कुओमिंतांग दल विभाजित हो गया। अंततः सन यात-सेन का जीवन असफलताओं से भरा होने के बावजूद चीन के समाज के लिए अनुकरणीय था। आदर्शवाद एवं यथार्थवाद के बीच जूझते हुए सन यात-सेन का मुख्य लक्ष्य चीन को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराना था। चीन को एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना था और इसके लिए वे किसी भी विचारधारा या कार्यक्रम की उपयोगिता स्वीकार करने के लिए तत्पर रहे। गणतंत्र की स्थापना, कुओमिंतांग दल की स्थापना तथा चीन के लिए 3 आदर्श सिद्धांतों का प्रणयन जैसे कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण सन यात-सेन को एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व की संज्ञा दी जा सकती है। चांग काई शेक एवं माओ त्से तुंग की असफलताओं के गर्भ में ही चीन का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था। चीन का राष्ट्रीय एकीकरण, साम्यवादी क्रांति की सफलता एवं साम्राज्यवाद का पतन भले ही चांग काई शेक एवं माओ त्से तुंग की जीवन काल की उपलब्धियां हों, किंतु ये उसी क्रांतिकारी प्रक्रिया का प्रतिफल था जो सन यात-सेन द्वारा प्रारंभ की गई थी और उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रही थी। सन यात-सेन ने अपनी मृत्यु के समय अपनी इच्छा व आज्ञा के रूप में इस क्रांति को निरंतर जारी रखने का आह्वान किया था। सन यात-सेन के विचार, स्वप्न, कल्पनाएं एवं कार्यक्रम प्रासंगिक थे, किंतु उनके क्रांतिकारी प्रयास हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही किए गए थे, इसलिए बार बार उन्हें असफलताओं का सामना करना पड़ा। चीन के नवनिर्माण एवं उत्थान में सन यात-सेन के सफल प्रयासों की भूमिका ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित होती है और इसी कारण उन्हें एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व की संज्ञा दी जाती है। धन्यवाद।